बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव को पढ़ा रहा था, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट शुरू किया था। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया और आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का हमारा थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, समझने और विविधता का सम्मान। समझने और विविधता का सम्मान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, समझने और विविधता का सिद्धांत या सम्मान। समझने और विविधता, दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों के द्वारा ही हम इस पूरी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। समझना, किनको समझना? समझना जो है किनको समझना? समझने से हमारा तात्पर्य है कि हमारी कक्षा में उपस्थित प्रत्येक बालक को समझना। प्रत्येक बालक को समझना कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पे किस प्रकार का बालक है, किस आवश्यकता का बालक है, उसको समझना। साथ ही साथ उसको समझने के साथ साथ उसकी विविधता, मतलब किस टाइप का है, वो किस प्रकार का है, क्या उसकी मनोदशा है, क्या उसकी शारीरिक गत्यात्मक व्यवस्था है, इन तथ्यों को समझना। समझने के साथ साथ उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करना, उसको बताना, उसको सिखाना, उसको समझाना। क्यों? क्योंकि यदि हम बालकों को नहीं समझते हैं, बालकों को नहीं समझते हैं, उनके मानसिक स्तर को नहीं समझते हैं, उनकी विशेषताओं को नहीं समझते हैं, तो जो भी शिक्षक के तौर पे हम ज्ञान उन बालकों को देना चाहते हैं वो हमारा नहीं पूरा हो पाता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहले हम बालकों को समझें, सबसे पहले उन बालकों को समझें, उन बालकों को समझने के उपरांत उनकी आवश्यकता को जाने, उनकी आवश्यकता को जाने और उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनको शिक्षा हम उपलब्ध करा दें, उनको शिक्षा हम उपलब्ध करा दें। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हम कायम रखते हैं तो जो हमारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था को लागू कराना है ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो जो हम इस उद्देश्य लेके चले हैं, जिस उद्देश्य की योजना हम बना के पहले से बैठे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। अब इस अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी को थोड़ा कुछ बिंदुओं के माध्यम समझते हैं कि किन किन बिंदुओं की सहायता से हम इनको समझ सकते हैं, इनकी विशेषताओं को जान सकते हैं और किस प्रकार से इन्हें हम शिक्षित कर दे सकते हैं। सम्मान से तात्पर्य यहाँ शिक्षा की व्यवस्था से है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है शारीरिक विविधता का सिद्धांत। शारीरिक नंबर 1 आता है शारीरिक विविधता सम्मान। लेकिन नंबर 1 आता है शारीरिक विविधता का सम्मान। कहने का तात्पर्य सम्मान या समझना कह सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम समझना कह सकते हैं। देखिए शारीरिक विविधता से हमारा तात्पर्य होता है कि एक शिक्षक के तौर पर जब कक्षा में पदार्पण करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी कक्षा में बैठने वाले सभी बालक बालिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं। सबके शारीरिक रचना, बनावट, रंग रूप, बोली भाषा में अंतर होता है और ये जो अंतर होता है इसी अंतर को हमें समझना है कि एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार भिन्न है और उसी अंतर को समझ के हमें उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको शिक्षा प्रदान करना है और कक्षा में प्राथमिक स्तर पर एक ऐसा बेहतर और प्रभावी माहौल बनाना है जिससे कि वो छात्र छात्राएं जो सामान्य छात्र छात्राओं से शारीरिक गत्यात्मक तौर पे थोड़े अलग हैं, कार्य प्रक्रिया में थोड़े अलग हैं, लेकिन वो भी उस शैक्षिक माहौल में अपनी अंतर कमियों को भूल के इस प्रकार खो जाएं कि शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को अपने मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ रखें। बाकी जितने भी अगत्यात्मक चीजें, जैसे वो नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, ये जितनी भी शारीरिक कमियां हैं, इन सभी कमियों को वो अपने मन मस्तिष्क से निकाल के शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को ठीक प्रकार से समझें, सीखें, तभी जाके
हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है, संपूर्ण साक्षरता का उद्देश्य है, सभी लोगों के शिक्षा की जो व्यवस्था का उद्देश्य है वो हमारा पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम सारी विविधता को समझ लेते हैं, उसको सम्मान देते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण तौर पर कह सकते हैं कि कक्षा में हमारे कुछ ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो सारी कक्षात्मक व्यवस्था में खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं हो पाते हैं, और आप कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक के तौर पे यदि आप उसको मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको पुनर्बलन देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो शायद वो छात्र छात्रा अपनी मानसिक गतिविधियों से कितना परेशान क्यों न हो, लेकिन शिक्षक द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का लाभ लेके उस शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को समझना शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें वो बना रह सकता है। इसमें देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बातें आती हैं, मानसिक विविधता को समझना। नंबर 2 आता है इसमें मानसिक विविधता। सम्मान या समझना। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक शिक्षक कक्षा में पदार्पण करता है तो उसे कक्षा में तमाम ऐसे बालक बालिकाएं दिखाई देते हैं जो शारीरिक रूप से समान बालकों से अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा में जैसे ही शिक्षक प्रवेश करता है तो उसे कुछ ऐसे बालक बालिकाएं भी दिखाई देते हैं जो मानसिक रूप से समान बालकों से या तो विशेष होते हैं या अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं वो शिक्षक के लिए थोड़ी सी समस्या भी पैदा करते हैं अध्ययन अध्यापन के दौरान। तो यदि एक शिक्षक के तौर पे हम एक बेहतर वातावरण बनाना चाहते हैं, कक्षा में एक बेहतर, रोचक और प्रभावपूर्ण वातावरण, माहौल बनाना चाहते हैं, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि कक्षा में उपस्थित उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के मस्तिष्क को समझना, उनके माइंड को रीड करना, पढ़ना, जानना कि उनकी आवश्यकता क्या है, और उस पढ़ने, समझने और जानने के बाद उनकी मानसिक जो विविधताएं हैं, मतलब जो उनका मेंटल डाइवर्सिटी है, इसको समझ के उसके हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान करना। ये नहीं जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई मंदबुद्धि का बालक है, शिक्षक ने किसी भी प्रश्न को, किसी भी उत्तर को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी ज्ञान को एक बार बोर्ड में बता दिया, एक बार पढ़ के सुना दिया। यदि वो बच्चा, वो छात्र जो मंदबुद्धि बालक है, जो सामान्य से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, यदि वो एक बार में नहीं सुन सकता है, एक बार में नहीं पूरा कर सकता है, यदि वो शिक्षक से दोबारा पूछता है, तो शिक्षक का ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो बार बार छात्र के पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देता है। यदि ऐसा नहीं करता है, उसके मानसिक स्तर को नहीं समझता है, वो गुस्सा करता है, तो क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, छात्र छात्राएं हैं, एक समय तो वो कक्षा में बैठे रहते हैं, लेकिन शिक्षक के द्वारा किसी प्रतिपूर्ति को या किसी पुनर्बलन को या किसी प्रोत्साहन को न मिलने के कारण वो धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था से हटने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि शिक्षा की व्यवस्था से वो परे चले जाते हैं। इसी क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत विविधता को समझना। व्यक्तिगत विविधता को समझना, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है व्यक्तिगत विविधता को समझना। देखिए तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि एक शिक्षक के तौर पे अपने कक्षा में उपस्थित, एक शिक्षक के तौर पे अपने कक्षा में उपस्थित हम व्यक्तिगत तौर पे प्रत्येक बालक के मानसिक स्तर को यदि हम समझ लेते हैं तो उसी के हिसाब से हम शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। उस शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होने से जो सामान्य बालक हैं वो भी सीखते हैं, जो विशेष बालक हैं वो भी सीखते हैं, साथ ही साथ जो मंद बुद्धि या विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो भी सीख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारी कक्षा में कुछ ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो सामान्य दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, और यदि आप कल्पना कीजिए कि कक्षा में पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, कक्षा में पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, शिक्षक के द्वारा बोर्ड पे लिखी गई बातों को उनको दिखाई नहीं देता है, तो एक शिक्षक के तौर पे यदि वो बच्चा आपसे कहता है कि सर बोर्ड पे लिखी गई बातों को पीछे से दिखाई नहीं देता है, तो आप उनके व्यक्तिगत तत्वों को समझ के, उनके मेंटल एबिलिटी को समझ के, उनके कह सकते हैं कि उनके
पर्सनालिटी को समझ के आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा हाइट में छोटा है, लंबाई में छोटा है, या पीछे बैठने के कारण बोर्ड्स की चीज़ें इसको दिखाई नहीं दे रही हैं, या थोड़ा बहुत दृष्टि दोष से ग्रसित है, इसके कारण इसको बोर्ड पर लिखी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो एक शिक्षक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप पीछे वाले बच्चा जो कि आपसे कह रहा है कि सर मुझे बोर्ड पे लिखी गई चीज़ों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप उस बच्चे को उठा के कक्षा में सबसे आगे बैठा दें। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने से हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो संपूर्ण साक्षरता की बात है या जो समावेशी शिक्षा की बात है वो पूरी हो सकेगी। एक दो तीन और खास महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। एक बात और हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विविधता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बालक शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग होते हैं, और यदि इन बालकों की विविधता को हम समझ लेते हैं तो उनकी आवश्यकता के हिसाब से ही हम उन्हें ट्रीट कर पाते हैं। अगर हम उनकी मानसिक व्यवस्था को नहीं समझते हैं, व्यक्तिगत जीवन को नहीं समझते हैं, तो हम उनको शिक्षित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ छात्र छात्राएं पढ़ने में बड़े ही तीव्र होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनका जो पारिवारिक वातावरण होता है, जो घरेलू माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता है। और एक शिक्षक के तत्व पे ये आपका दायित्व है कि अगर आपको लगता है कि हमारी कक्षा में कोई बालक बालिका ऐसा है जो प्रारंभिक अवस्था में जब एडमिशन लिया था, जब प्रवेश लिया था जुलाई माह के समय में, तो काफी प्रतिभाशाली था, लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते उसका जो मानसिक स्तर वो धीमा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपका दायित्व हो जाता है कि आप पता लगाएं। इसको पता लगाने के लिए जैसा कि बताया गया साइकोलॉजी में व्यक्तिगत तमाम गतिविधियों को जानने के लिए होता है केस स्टडी, एक प्रयोग है। केस स्टडी के माध्यम से, व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से आप उस बालक के व्यक्तिगत आवश्यक चीजों को समझ सकते हैं और उससे किसी प्रकार की समस्या से वो जूझ रहा है तो समस्या का समाधान करके उसको शिक्षा की व्यवस्था से आप जोड़ सकते हैं और विकास की मुख्य धारा में उसको शामिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में चौथा हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विविधता को समझना। समझना समझना देखिए, इसी कड़ी में चौथी बात आती है आर्थिक विविधता का सम्मान या आर्थिक विविधता को समझना। देखिए अक्सर देखने को ये भी मिलता है कि तमाम छात्र छात्राएं जो आपकी कक्षा में उपस्थित होते हैं उनके पहनावे में, उनके रहन सहन में, खान पान में काफी अंतर होता है। ये रहन सहन, ये खान पान, ये पहनावा ही उन्हें समान बालकों से या एक दूसरे से वो अलग करता है। इस आर्थिक विविधता को भी आपको समझना है, क्योंकि कक्षा में अगर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं लागू रहती हैं तो कक्षा में सामंजस्य नहीं रहता है, और यदि कक्षा में सामंजस्य नहीं है तो शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का छात्रों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षक अपना पढ़ाता रहेगा और छात्र अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि कुछ समय तक तो कक्षा में बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब कक्षा अरुचिपूर्ण हो जाएगी तो न शिक्षक को पढ़ाने में मन लगेगा, न छात्रों को पढ़ने में मन लगेगा, और वो छात्र फिर विद्यालय व्यवस्था से पलायन कर जाएगा। और जब विद्यालय व्यवस्था से पलायन कर जाएगा तो जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक शिक्षक के तौर पे आप कक्षा का वातावरण ऐसा बनाएं, ऐसा उपस्थित करें कि किसी भी छात्र छात्रा के अंदर जो आर्थिक असमानताएं हैं वो देखने को न मिले, क्योंकि यदि आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती हैं तो शायद छात्र छात्रों में सामंजस्य की भावना समाप्त हो जाती है, और यदि सामंजस्य की भावना छात्र छात्राओं में समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे वे छात्र छात्राएं आपस में वैमनस्यता की भावना रखने लगते हैं, और जो विशेष प्रतिभाशाली बालक हैं, समान बालक हैं या विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इन सभी बालकों में बिखराव होने लगता है और शिक्षा का जो वातावरण है, जो माहौल है वो परिवर्तित होने लगता है, जो कि शैक्षिक विकास के लिए उचित नहीं है। अब इसमें हम पांचवा पढ़ेंगे सामाजिक विविधता का सिद्धांत। सामाजिक विविधता का सिद्धांत, विविधता का सम्मान या कह सकते हैं समझना। देखिए इसमें पांचवी और अंतिम बात होती है सामाजिक विविधता को समझना। देखिए हमारी कक्षा में जितने छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सभी छात्र छात्रा एक ही समाज के हों। जितने भी छात्र छात्राएं हमारी कक्षा में उपस्थित होते हैं सबका रहन सहन, खान पान, उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग अलग होती है। वे तमाम जातियों के हो सकते हैं, तमाम धर्मों के हो सकते हैं। तो एक शिक्षक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि कक्षा में उपस्थित
सभी छात्र छात्राओं के मानसिक स्तर को समझ के, शारीरिक गत्यात्मक व्यवस्था को समझ के, व्यक्तिगत जीवन को समझ के, आर्थिक असमानता को समझ के उनके सामाजिक व्यवस्था को भी जानना जरूरी हो जाता है कि यदि अब चारों बिंदुओं को जान लेते हैं तो सामाजिक व्यवस्था को भी जान लें, क्योंकि जिस प्रकार का समाज से बालक आता है उसी प्रकार के व्यवहारों का मानसिक स्तर पर उसके प्रभाव होता है। यदि बेहतर समाज से, शिक्षित समाज से आता है तो जाहिर सी बात है शिक्षा में उसकी रुचि होगी, और यदि अशिक्षित समाज से आता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति उसके मन मस्तिष्क में निरस्ता होगी, जिसके कारण वो शिक्षा की व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो छात्र के सामाजिक व्यवस्था को समझ के उसे इतना मोटिवेट करे, इतना प्रोत्साहित करे कि शिक्षा के आवश्यक बिंदुओं को समझ के छात्र ये जान ले कि शिक्षा, एजुकेशन कितनी आवश्यक है उसके अपने जीवन के लिए, ताकि आज वो शिक्षित होगा, कल का अपना भविष्य निर्धारित करेगा। बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली कड़ी में इसी फर्स्ट यूनिट का 4th पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।